ना, लेकिन मैं एक बात आपको बताना जी, चाहता जी, हूँ, राज साहब। ये सुन लें इलेक्शन हुए, तो इस दफ़ा जितनी मर्ज़ी जो जौन-सा भी कोशिश कर ले, कि रिग करना है या इलेक्शन को इधर-उधर रिज़ल्ट को करना नहीं कर सकेगा। लोगों को दे आर अवेयर अबाउट दीज़ मैटर्स, शऊर आ गया है कि किस तरह उन्होंने अपने वोट को इज़्ज़त देनी है, किस तरह सँभालना है। अच्छा, ये वाली बात उनको राणा पता साहब नहीं है, आपने अभी से 2018 में पकड़े गए, उनको पता नहीं था। ये अवाम को बात पता अभी से कहना राणा साहब, या आपकी तरफ से ये बात आना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीमा साहब, मुझे याद पड़ता है कि 2013 के इंतखाबात के अंदर कुछ देर पहले, कुछ देर कबल बात कर दी गई थी पीएमएलएन की तरफ से अपनी जीत की, कुछ इस तरह से। उसके बाद यही कहा गया कि देखिए ये रिग्ड इलेक्शंस हैं 2013 के, इसीलिए पीएमएलएन आई है। आज वजीर आजम साहब जो है वो अपनी इस तकरीर के अंदर संडे को बैठकर कहते हैं 2023 में भी मैं आऊंगा, और बड़ी गारंटी से कहते हैं। तो अब पीएमएलएन की तरफ से यह आवाज आ रही है कि कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चलेगा। यानी आप लोगों ने तो खुद ही इबाहम पैदा कर दिया कि शायद इंतखाबात रिग्ड होने वाले हैं, या इंतखाबात के अंदर ऑलरेडी चीज सिलेक्ट हो चुकी है। जमशेद चीमा साहब, ये परसेप्शन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाएगा? देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, एक जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसके चेयरमैन भी हैं। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं और चेयरमैन भी है पार्टी के। और जब आपकी परफॉर्मेंस आप देखें ओवरऑल, इसमें इकानमी के हवाले से देखें, आप एक्सपोर्ट में देखें, आप इस मुल्क में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़े सालों बाद 12 अरब डॉलर की यहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, अगले साल 10 अरब डॉलर की फर्दर उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ के बैंकों में 60% डिपॉजिट बढ़ गए हैं। यहाँ की 100 बड़ी इनलिस्टेड कंपनियों का 59% प्रॉफिट बढ़ गया, 900 अरब रुपये उनको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे रेमिटेंस बड़ी तेज़ी से 31-32 अरब की रेमिटेंस आ गई। जीडीपी ग्रोथ कोरोना के बावजूद आप कह लें कि जीडीपी ग्रोथ जो है 5.37% चला गया। दुनिया के 3 जो सर्वे हुए हैं, तीनों सर्वे में हम पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे कोरोना मैनेजमेंट में आए। सो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या देखें या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से देखें, हमने जब बेस्ट परफॉर्म किया है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अगर आप कह लें कि परफॉर्मेंस बेहतर करती है, तो उसे ये उम्मीद ज़रूर होती है कि उसने अगली बार अवाम उसी का इंतखाब करेंगे, अगली बार उसका इंतखाब करेंगे। और दूसरा, वो अपनी अगर परफॉर्मेंस को बयान करता है, कम्युनिकेट करता है आवाम को, तो ये उसका हक है। इसमें इसमें ऐसी कौन सी रिगिंग कहाँ से आ गई? राणा साहब को रिगिंग का इतने बिल्कुल इतने पता है। ये कॉन्फिडेंस से मतलब बोल रहे थे वो कि 2023 के अंदर वही जीतेंगे चीमा साहब, तो वो रिगिंग का डर तो आएगा मैं ना कहता हूँ अभी ऑपोजिशन राणा को। साहब से, मैं कह रहा हूँ अभी राणा साहब से पूछें कि अगला इलेक्शन कौन जीतेंगे इनके हल्के से, शेखुपुरा से, तो ये बताएंगे आपको कि मैं जीतूंगा। तो कैसे, क्या रिगिंग करनी है इन्होंने? या आप तैमूर तालपुर से पूछेंगे अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, तो ये क्या कहेगा कि पीटीआई जीतेगी? इसने कहना मैंने जीतना है, गोटकी से मैं जीतूंगा। तो ये क्या रिगिंग करेगा अगली बार? या मतलब आप कह लें ये जो आप कह लें कि ये सिंध से कौन जीतेगा, तो ये आपको बताएंगे। सो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता। सो मतलब सिंध गवर्नमेंट अगर कहे कि अगली बारी भी हम ही सिंध से होंगे, सो मैं कहता हूँ कि इस बात को आप हमारे कॉन्फिडेंस पे लें, या हमारी परफॉर्मेंस जो है उसका हमें एतमाद अच्छा, पे लें, कॉन्फिडेंस चीमा ना साहब, किसी रिगिंग की आई तरफ। एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को अपनी टीम पे, बाकी पे हो ना हो, एक शख्स पे जरूर है, और वो कॉन्फिडेंस इतना पुख्ता है कि जो भी मुतजलजल करने की कोशिश करे वो उसको मुतजलजल कर देते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं मुतजलजल होता। खान साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जरा मुझे वो सुनाने दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी टीम, सुनाए। इतनी उस्मान बुजदार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चीमा साहब, इतना कॉन्फिडेंस बुजदार साहब पे, इतना तो शहजाद अकबर साहब पे नहीं था, उनसे इस्तीफा ले लिया, उनकी जगह ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब को ले आए हैं। लेकिन बुजदार साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है, आप वाकई में समझते हैं? आपका खुद भी ताल्लुक पंजाब से है, बड़े आप पंजाब की सियासत को डीपली जानते भी हैं। आपको लगता है वाकई में खान साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है, ये वाकई में ग्रास रूट लेवल पर एक्सेप्ट किया जा रहा है? देखें, बेसिकली मैं तो कोई बात स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर नहीं करता। मैं सिर्फ बयान नहीं देता, ना बयान सुनता हूँ। मैं तो बात करता हूँ फिगर्स की। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में चिल्ड्रन अस्पताल कितने थे, या पंजाब में चिल्ड्रन अस्पताल कितने थे और आज कितने हैं,
ये यू कैन से कि चिल्ड्रन अस्पताल जो पंजाब में नहीं थे, आज आपको बावल नगर में भी नज़र आता है, वो बावलपुर में भी नज़र आता है, डीजी खान में भी नज़र आता है, वो आपको बकर में भी नज़र आता है। सो जितने बैकवर्ड एरियाज़ थे, इग्नोर्ड एरियाज़ थे, लेस तरक्की याफ्ता एरियाज़ थे, बड़े बड़े ज़िले हैं ये। बावल नगर की बात करें, बावलपुर की बात करें, रेमियार खान की बात अच्छा करें, चले लिया की चिल्ड्रन बात अस्पतालों को करें, तो छोड़े ना, अभी वजीर आजम साहब ने आईपोर का जो सर्वे था उसका जिक्र किया कि 51% के करीब उनकी मकबूलियत है डेवलपमेंट के अंदर, बुज़दार साहब की 49% उनकी वैसे मकबूलियत है उस सर्वे के हिसाब से। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं मानी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यही बता दें। देखिए निकास की देखिए बड़ी सादा सी वजह कि देख ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, मतलब आप कह लें कि इसमें गिलानी साहब थे इसके पिछले चेयरमैन। गिलानी साहब वज़ीर आज़म हाउस में नौकरी करते थे, उनके बेटे को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हॉटलाइन थी उसका चीफ इसी इदारे की रिपोर्ट अनिका इस तरह नहीं, अनिका इस तरह नहीं, प्लीज एक बात करना, प्लीज आप बात पूछती हैं तो इंपॉर्टेंट सवाल को गोल ना करें, दरमियान में आप गोल ना करें, मुझे बोलने दो बात मुकम्मल कर। अच्छा जी, अच्छा मैं कह रहा था कि आप कह लें कि गिलानी साहब जो है वो बाकायदा नौकरी करते थे इसकी, मियां नवाज शरीफ साहब की। जब वज़ीर आज़म हाउस में एक बंदे को दफ्तर मिल गया, वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ मिल गई, उसके बेटे को चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया गया, बाद में उसको एम्बेसडर लगा दिया गया, तो उस बंदे की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। वो क्रिमिनल था, वो एक रिश्वतखोर आदमी था जिसने रिश्वत के तौर पर दोनों चीज़ें एक्सेप्ट की, बेटे की भी अपनी भी। इस तरह के बंदे का बदकिस्मती है किसी भी अदारे का चेयरमैन होना या सरबराह होना, उसकी बुनियाद पर उसके साथ कंपेरिजन नहीं बनता। अदरवाइज देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पहले पीपल्स पार्टी के दौर में थी, उससे पहले थी, हम उसका खुद रेफरेंस देते रहे हैं। लेकिन अगर किसी अदारे का, किसी एनजीओ का बंदा मुलाजम बन जाए, रिश्वत ले ले, पैसे ले ले, ऑब्वियस हो, एपेरेंट हो, टेंजिबल हो, सामने हो, फिर भी हम उसको मान लें, भाई वो तो 2% का बकाऊ बहाल है, उसको कैसे मान लें, उसके साथ कैसे कंपैरिजन कर लें। अच्छा चलें, आपके पास वेरी इदारे हैं ना, वेरी हार्श। अगर नहीं तो सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, अगर कोई बंदा मुलाजमत कर लेता है, उसका काम है न्यूट्रल होना, वो अगर कर लेता है तो 2% का आदमी है। चले, जो बंदा नौकरी कर लेता है, जो बंदा पैसे ले लेता है, जो बंदा बेटे को नौकरी दिलवा देता है और फिर आके बाहर न्यूट्रल बात करे, वो 2% का आदमी है। मैं कैसे मानूं उसको?